नमस्ते बच्चों, मैं महावीर सिंह आपके लिए पुणे ई लेक्चर लेके आया हूँ। मैकेनिकल 301 यूनिट नंबर 7 साइक्रोमेट्री का पार्ट 5 वीडियो। पिछले वीडियो में हमने साइक्रोमेट्रिक संक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, जिनमें गेय तापन, गेय शीतलन, शीतलन और निरार्द्रीकरण, आर्द्रीकरण और निरार्द्रीकरण, शीतलन एवं निरुद्ध आर्द्रीकरण, ये पांच विधियाँ पिछले वीडियो में पढ़ी थी। इस वीडियो में जो बाकी की 5 विधियाँ हैं वो पढ़ेंगे। साइक्रोमेट्रिक संक्रियाएं क्या होती हैं? ये वातावरण को आरामदायक बनाने के लिए वायु अनुकूलन प्रक्रिया है, जिसमें तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करके ये प्राप्त की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। छठा जो विधि है, जल पदार्थ द्वारा शीतलन एवं आर्द्रीकरण। शीतलन एवं आर्द्रीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक चैम्बर में वायु प्रवेश करती है mA द्रव्यमान की, और यहाँ से स्प्रे किया जाता है पानी को, जो वायु के साथ मिश्रित होकर इसे आर्द्रित करता है, और यहाँ से वायु बाहर निकल जाती है। और शीतलन किस प्रकार होता है? जब वायु स्प्रे के रूप में जाती है तो ये जो जल है स्प्रे के रूप में वायु में जाता है तो उसको ठंडा करता है, तो ये प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण शीतलन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी जो है वाष्पित होता है स्प्रे के रूप में। तो चित्रानुसार T1 लिखा हुआ, ये P1 नहीं है, T1 तापमान पर पानी को वायु के प्रवाह में इंजेक्ट किया जाता है। वायु की अंतिम स्थिति पानी के वाष्पन पर निर्भर करती है कि पानी कितना वाष्पित हुआ। और जब पानी का तापमान वायु के आर्द्र बल्ब तापमान के बराबर हो तो प्रक्रिया स्थिर आर्द्र बल्ब तापमान रेखा के अनुदिश होगी, जो कि साइक्रोमेट्री चार्ट में 1-2 द्वारा दिखाया गया। ये यहाँ पे 1 से 2 तक ये जो रेखा कौन सी रेखा होती है? आर्द्र बल्ब रेखा। तो ये स्थिर आर्द्र बल्ब रेखा हो गई, जहाँ पे TW1 और TW2 दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, और आर्द्रता W1 से W2 तक बढ़ेगी और टेम्परेचर TD1 से TD2 तक घटेगा। ठीक है, तो शीतलन और आर्द्रीकरण होगा। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है, जैसे विशिष्ट आर्द्रता कितनी हो गई वो ये इस तरीके से निकालेंगे। W2 जो है W1 प्लस MW प्लस MA। MW क्या है? पानी का द्रव्यमान, और MA क्या है? वायु का द्रव्यमान। ठीक है, और W1 W2 विशिष्ट आर्द्रता है ही 1 और 2 पर। ठीक है, अब एंथैल्पी ज्ञात करेंगे तो H2 बराबर हो जाएगा H1 प्लस MW अपॉन MA इंटू HF, वाटर की एंथैल्पी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसको इस विशिष्ट आर्द्रता के रूप में ज्ञात करेंगे। इसके लिए समीकरण 1 से मान रख देंगे, किसका? MWA का। तो इस W1 को इधर भेज देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा W2 माइनस W1। किसकी वैल्यू है ये? MW अपॉन MA की। तो MW अपॉन MA की जगह क्या रख देंगे? W2 माइनस W1। तो ये हो जाएगा H2 बराबर H1 प्लस W2 माइनस W1 HFW। यहाँ पे ये जो मान है W2 माइनस W1 HF, ये मान क्या होता है? नगण्य होता है। तो ये प्रक्रिया स्थिर एंथैल्पी प्रक्रिया है, जो कि इंजेक्ट जल के तापमान पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ये सिंपल सी प्रक्रिया है। तो इस पे आपको याद रखना है कि पानी की जो स्प्रे है वो वायु के प्रवाह में छोड़ी जाती है, इंजेक्ट की जाती है, जिससे पानी में आर्द्रता बढ़ जाती है और उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तापन और आर्द्रीकरण, कि अपने को गर्म भी करना है और आर्द्रीकरण भी प्राप्त करना है। तो ये प्रक्रिया कहाँ पे काम आती है? ये प्रक्रिया सर्दियों में काम आती है। सर्दियों में किसी चैम्बर को या ऑफिस को या कमरे को गर्म रखना है तो इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें वायु को गर्म एवं आर्द्रित किया जाता है। ये प्रक्रिया शीतलन और निरार्द्रीकरण के विपरीत है। कैसे करते हैं ये? जब वायु आर्द्रीकारक से गुजारते हैं तो इसमें स्प्रे होने वाले पानी का जो तापमान है वो शुष्क बल्ब तापमान से अधिक होगा। ठीक है, जो पानी का जो तापमान होगा, जो पानी स्प्रे कर रहा है उसका तापमान वायु के तापमान से अधिक होगा, जिससे क्या होगा?
असंतृप्त वायु संतृप्त होने लगती है और गर्म हो जाती है। ठीक है, पानी से गर्म हो जाएगी और उसमें पानी की मात्रा मिलने से वो आद्रित भी हो जाएगी। और जो वाष्प जो बन रही है उसकी जो गुप्त ऊष्मा है वो कौन ले लेगा? बचा हुआ पानी। वो ठंडा हो जाएगा और वायु क्या हो जाएगी? गर्म और आद्रित हो जाती है। साइक्रोमेट्री चार्ट में इस प्रक्रिया को 1-2 रेखा द्वारा दिखाया गया है। यहाँ से ये 1 और यहाँ पे ये 2, 1 से 2 तक दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? शुष्क बल, ताप और आर्द्रता दोनों बढ़ती है। ठीक है, और सापेक्ष आर्द्रता वायु प्रवेश वायु से अधिक या कम हो सकती है। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता कौन सी है? ये वाली 100% वाली, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये कम या ज़्यादा हो सकती है। बाकी आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता हमेशा बढ़ेगी, आर्द्रीकरण कर रहे हैं इसलिए। और टेम्परेचर, तापमान बढ़ रहा है T1 से T2। ठीक है, इसलिए अब नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया को अपन 2 प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 2 प्रक्रिया, तापन भी हो रहा है और आर्द्रीकरण भी हो रहा है, तो इसे 2 रूपों में पढ़ेंगे। एंड कंडीशन पे वास्तविक रूप से तो ये डॉट डॉट जो रेखा दिखाई गई है इस दूसरे चित्र में, उस पे ये काम होता है, एक्चुअल काम ये होता है, इस रेखा का अनुरूप होता है। लेकिन इसको अपन एंड कंडीशन के रूप में कैसे पढ़ेंगे कि पहले 1 से A तक जो है तापमान में वृद्धि होगी, TD1 से TD2, जहाँ पे आर्द्रता कांस्टेंट रहेगी। फिर यहाँ से A से 2 तक तापमान स्थिर रहेगा और आर्द्रता बढ़ेगी। तो ये 2 स्टेप में हो जाएगा, पहला 1 से A और फिर A से 2। तो इसकी कैलकुलेशन जो है अपन अगले स्लाइड में करते हैं। देखो ये यहाँ पे ये Q दिया हुआ है, H2 माइनस H1। H2 क्या है? जो प्रक्रिया अपन भी पढ़ रहे थे कि 1 से A और फिर A से 2, तो जो H2 है वो क्या होगी? इन दोनों की कंडीशन होगी H2 माइनस HA। ठीक है, और H1 क्या है? H1 है HA माइनस H1। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे, या अपन सिंपल शब्दों में कह दे कि HA जोड़ने और घटाने पर। ठीक है, तो ये प्रक्रिया ये हो जाएगी। तो इसमें 2 ऊष्माएं आ गई, एक तो आ गई लेटेंट हीट और एक सेंसिबल हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? गुप्त ऊष्मा, तो QL। और सेंसिबल का मतलब क्या होता है? ज्ञेय ऊष्मा। तो ये QL और QS ये तो हो जाएगी गुप्त ऊष्मा। जो आर्द्रता बढ़ रही है A से 2 तक, A से 2 तक जो आर्द्रता बढ़ रही है वो प्रक्रिया हो जाएगी। और HA माइनस H1 क्या हो जाएगी? तापमान में वृद्धि 1 से A तक। तो ये टोटल प्रक्रिया 1 से 2 हो जाएगी। तो QL प्लस QS। ठीक है, अब ऊष्मा, ये यहाँ पे 2 प्रक्रिया हो रही है तो ऊष्मा गुणांक भी निकलेगा, सेंसिबल ऊष्मा गुणांक, ज्ञेय ऊष्मा गुणांक। इसको अपन शॉर्ट में SHF लिखते हैं। SHF क्या होता है? ज्ञेय, ये ज्ञेय है, ज्ञेय ऊष्मा अपॉन कुल ऊष्मा, अपॉन कुल ऊष्मा। ठीक है, ये यहाँ पे बतावा नहीं है, ये बटावा है, कुल ऊष्मा। तो QS तो क्या हो गई? ज्ञेय ऊष्मा, और टोटल ऊष्मा QS प्लस QL। तो ये मान यहाँ रख देंगे, QS तो हो जाएगा HA माइनस H1 और टोटल ऊष्मा हो जाएगा H2 माइनस H1। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सेंसिबल हीट फैक्टर का। ठीक है, तो ये प्रक्रिया इस तरीके से होगी जो अपन ने भी पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट विधि है भाप प्रदार द्वारा तापन एवं आर्द्रीकरण। भाप प्रदार, यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में, पिछली स्लाइड में पढ़ने पड़ा था जल प्रदार, तो इसमें भाप प्रदार, यहाँ पे भाप आएगी जल की जगह पे, और भाप आएगी तो क्या होगा? गर्म होगा, तापन होगा। और जल वाष्प आ रही है तो ये आर्द्रीकृत भी हो जाएगा। तो दोनों प्रक्रिया हो गई। तो इस प्रक्रिया में भाप इंजेक्ट किया जाता है जिससे विशिष्ट आर्द्रता वृद्धि है। ये कहाँ काम आती है? टेक्सटाइल में। तो अपने को अगर पूछे भी टेक्सटाइल में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो भाप विधि प्रयोग की जाती है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उनमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेक्सटाइल उद्योगों में कौन सी साइक्रोमेट्रिक प्रक्रिया प्रयोग की जाती है, तो भाप प्रदार द्वारा। ठीक है, तो टेक्सटाइल में प्रयोग की जाती है, क्यों की जाती है? क्योंकि वहाँ पर आर्द्रता अधिक चाहिए होती है।
तो इस प्रक्रिया के दौरान शुष्क बल्ब तापमान में परिवर्तन जो होता है वो बहुत कम होता है, टेम्परेचर बहुत कम बढ़ता है, आर्द्रता ही बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन इस तरीके से, द्रव्यमान के संतुलन से W2 किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, W1 प्लस MS अपॉन MA। यहाँ पे MS अपॉन MA की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो MS अपॉन MA, यहाँ पे W1 को उधर भेज दो तो W2 माइनस W1 आ जाएगा। ठीक है, ऊष्मा संतुलन क्या हो जाएगा, H2 माइनस H2 बराबर H1 प्लस MS MA HA। इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं, W2 माइनस W1 के रूप में। कैसे, इसमें MS अपन MA की वैल्यू ये रख दो तो अपने पास W2 माइनस W1 आ जाएगा यहाँ पे, और साथ में HA है और H1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ये जो लिखा वो गलत लिखा हुआ था, क्या गलत है इसमें, यहाँ पे H1 प्लस भी आएगा, H1 प्लस W2 माइनस W1 इंटू HS। ये किसकी वैल्यू है, H2 की। ठीक है, इस तरीके से। तो सिंपल सी प्रक्रिया है, भाप पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं पानी की जगह पे, जिससे तापन हो रहा है और आर्द्रीकरण भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट विधि है रासायनिक निरार्द्रीकरण। जैसे अपने पहले निरार्द्रीकरण की विधियाँ पढ़ी थी, उसमें बताया था कि केमिकल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे इस प्रक्रिया को तापन और आर्द्रीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये प्रक्रिया कहाँ पे काम आती है, औद्योगिक वातानुकूलन में। इस प्रक्रिया में केमिकल से वायु को गुजारा जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगी, आर्द्रता को अवशोषित कर लेते हैं केमिकल और संघनित करके उसकी गुप्त ऊष्मा वायु को दे देता है। इससे वायु क्या हो जाए, निरार्द्रित हो जाती है और वो गर्म हो जाती है। इसे चार्ट में 1-2 रेखा द्वारा दिखाया गया, 1 से 2। और निरार्द्री कारक जो उसकी ऊष्मा ले रहा है, उसकी प्रभावशीलता का सूत्र इस तरीके से निकलेगा। इफिशियंसी को नीटा से लिखते हैं, N नहीं लिखा हुआ है, नीटा है ये। नीटा बराबर क्या हो जाएगा, शुष्क बल्ब तापमान में वास्तविक वृद्धि कितनी हुई बटावा शुष्क बल्ब तापमान में आदर्श वृद्धि कितनी हुई। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, इनलेट पर तापांतर बटावा आउटलेट पर तापांतर। तो TD3 माइनस TD1 बटावा TD2 माइनस TD1। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें 2 प्रकार के अवशोषक काम में लेते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के केमिकल काम में लेते हैं। तो 2 प्रकार के कौन कौन से, एक तो है अवशोषक, एक है अधिशोषक। अवशोषक क्या होते हैं, जो अपना रूप बदल लेते हैं पानी को अवशोषित करके। ठीक है, और अधिशोषक क्या होते हैं, जो अपना रूप नहीं बदलते। तो कौन कौन से होते हैं अवशोषक के अंदर, देखो कैल्शियम क्लोराइड काम में लेते हैं, लिथियम क्लोराइड काम में लेते हैं, लिथियम ब्रोमाइड काम में लेते हैं और एथिलीन ग्लाइकोल काम में लेते हैं। ये नाम याद रखने हैं। और अधिशोषक में एक तो सिलिका जेल है और एक सक्रिय एल्यूमिना, ये 2 प्रकार के केमिकल अधिशोषक में प्रयोग करते हैं। लास्ट और इम्पोर्टेंट विधि है वायुधाराओं का मिश्रण। इसे एग्जाम में अलग से भी पूछते हैं कि भाई वायुधाराओं के मिश्रण को समझाइए। तो समझाइए में अपने को ये पूरा एक्सप्लेन करना है कि भाई 2 वायुधाराएं हैं, 2 वायु है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की, जैसे M1 H1 और W1, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। और इसी तरीके से सेकंड की M2 H2 और W2, इन दोनों को अगर मिश्रित करेंगे तो मिश्रण जो प्राप्त होगा उसका गुण अलग होंगे, M3 H3 और W3। ये क्या है वो अब नीचे पढ़ते हैं। जैसे जब 2 वायुधाराओं को जो कि विभिन्न एंथैल्पी और आर्द्रता पर है उनको मिश्रित करेंगे तो वो किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमानों पर। ठीक है, और विशिष्ट एंथैल्पी और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो जैसे माना कि M1 क्या है, द्रव्यमान है, H2 क्या है, एंथैल्पी है, और W1 क्या है, विशिष्ट आर्द्रता है नंबर 1 गैस के लिए। इसी तरीके से 2 गैस के लिए 2 सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, और M3 H3 W3 और तीसरी जो गैस है उसका मान आ जाएगा। तो फॉर्मूला इस तरीके से ज्ञात करेंगे, द्रव्यमान संतुलन करेंगे, यानी कि द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा, M3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितनी मात्रा आई है उतनी मात्रा निकलेगी। तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, M1 H1 प्लस M2 H2 बराबर M3 H3। और द्रव्यमान संतुलन ये विशिष्ट आदर्शता से ज्ञात करेंगे, M1 H1 M2 H2 बराबर M3 H3। ठीक है, अब समीकरण 1 से 2 में मान रख लो, ये जो M3 है इसका मान यहाँ रख लेते हैं M3 में, तो ये आ जाएगा, M3 की जगह पे ये रख दिया अपन ने M1 प्लस M2,
ठीक है, इसको खोल लिया, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, H1 M1 जो है इस तरफ भेज देंगे और यहाँ से जो H2 है M2 वो इधर भेज देंगे। तो ये देखिए पक्षांतरण कर दिया, M1H1 माइनस M1H3 और M2H3 माइनस M2H2। तो यहाँ से M1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से M2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अपन अनुपात ज्ञात कर लेंगे, द्रव्यमानों का अनुपात M1/M2। तो ये H1 माइनस H3 जो है इधर भेज देंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन समीकरण 1 और 3 का प्रयोग करके W के रूप में भी आंसर निकाल सकते हैं। तो M1 प्लस M1/M2 W3 माइनस W2 अपॉन W1 माइनस W3, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अपन तीसरी जो अवस्था प्राप्त हुई है उसकी प्रॉपर्टीज़ ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से H3 ज्ञात कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से W3 ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले से M3 ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तीनों अवस्थाएं प्राप्त की जा सकती है। तो अब इसको चार्ट में कैसे बनाया है वो समझते हैं कि जैसे 1 से 2 तक चेंज हुआ। ठीक है, तो जो तीसरी गैस है उसकी अवस्था क्या होगी, इन दोनों गैसों के मध्य में कहीं पर होगी। तो ये जो तीसरा पॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे, इन फॉर्मूलों की सहायता से जो प्रॉपर्टीज़ ज्ञात होगी वो इसको इस ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे, तो अपना पॉइंट 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे समझाया हुआ है कि रुद्धोष्म मिश्रण में साइक्रोमेट्रिक चार्ट में दिखाया गया है कि अंतिम स्थिति बिंदु 3 द्वारा दिखाई गई है, जो कि 1 और 2 रेखा पर स्थित है। बिंदु 3 इस 1-2 रेखा को मिश्रित द्रव्यमान के व्युत्क्रम अनुपात को बताता है। ठीक है, और व्युत्क्रम मतलब उल्टा। W3 का जो मान है समीकरण से ज्ञात करते हैं और रेखा 1-2 पर बिंदु 3 द्वारा बताया गया है, यहाँ पे बिंदु 3 द्वारा बताया गया। ठीक है, ये हो गया वायु धाराओं का मिश्रण। अब वायु धाराओं के मिश्रण को अपन एक क्या बनता है वो पढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है, ये यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं अपन इसको। फोग, जैसे सर्दियों में फोग बनता है, वो किस तरीके से बनता है, गर्म हवाएं जब ठंडी हवाओं के साथ मिश्रित होती है तो फोग जनरेट होता है। जब अधिक गर्म और उच्च आर्द्रता की वायु को ठंडी वायु के साथ मिलाया जाता है तो फोग जनरेट होती है। और अंतिम स्थिति बिंदु 3 साइक्रोमेट्रिक चार्ट में तरफ बाईं तरफ संतृप्त वक्र के ऊपर, यहाँ पे ये देखो, ये संतृप्त वक्र, ये जो दिख रहा है लाइन, ये लाइन जो वक्र रेखा है इससे ऊपर है ये पॉइंट। ठीक है, तो ये फोग स्थिति कहलाती है, तो प्रदर्शित करता है। यहाँ फोग को अलग तरीके से बना सकते हैं, भाप अथवा पानी के स्प्रे को संतृप्त से अधिक मात्रा में वायु में अगर छोड़ा जाए तो भी फोग प्राप्त हो सकता है। ठीक है, फोग जनरेट किया जा सकता है। अब फोग को हटाते कैसे, फोग को हटाने के लिए इसे गर्म कर सकते हैं या फिर असंतृप्त वायु के साथ मिश्रित कर सकते हैं, और या तीसरी यांत्रिक रूप से वायु में से जलवाष्प को निकाल लेते हैं तो फोग हट जाता है। तो ये 10 विधियाँ थी जो इस वीडियो में अपन ने पढ़ी है। यहाँ पर अपना साइक्रोमेट्री जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जो हमने पढ़ा है साइक्रोमेट्री चैप्टर के अंदर 5 वीडियोस के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।